कार्यक्रम की शुरुआत करें। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Go to the pairing menu on your device. आज हमारे बीच में आदरणीय श्री राकेश वर्मा जी, जिनको बोलना नहीं है उनसे निवेदन है कि आप अपना माइक म्यूट कर लें, कुछ आवाजें। एडवोकेट कैंपेन फॉर थॉट रिवॉल्यूशन विचार क्रांति अधिवक्ता अभियान अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा चलाए जा रहे बहुत सारे रचनात्मक कार्यक्रमों का एक छोटा सा प्रयास अधिवक्ताओं के द्वारा है, जो धरती पर स्वर्ग का अवतरण, मनुष्य में देवत्व का उदय और मानवीय जो समृद्धि है, सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उसका विकास फिर से उसी तरफ रचनात्मकता की तरफ हो। एडवोकेट्स के लिए कहा जाता है कि एडवोकेट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी अदर सिटीजन की अपेक्षा कुछ ज़्यादा है, और जब समाज के निर्माण की, नवनिर्माण की बात हो तो सबसे पहले अधिवक्ता समाज की तरफ जिम्मेदारी समझी जाती है। और जैसा कि हमारे जो पूर्वजों में देखें कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जब चला तो उसमें भी अधिवक्ताओं की बड़ी महती भूमिका रही, और स्वतंत्रता के बाद भी वो किसी भी हमारे संविधान के अंतर्गत जितनी संस्थाएं हैं उनमें अगर देखें, चाहे वो विधायिका हो या जुडिशरी न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो, सभी में अधिवक्ताओं का एक विशेष योगदान रहा है। और जैसे जैसे समय आगे निकलता जाता है, आधुनिकता आती जाती है, टेक्नोलॉजी का समावेश हो गया है। अब ऐसे समय में नए नए ट्रिब्यूनल, नई नई व्यवस्थाएं न्याय की हमारे सामने आ रही हैं, और उन्हीं में एक विशेष स्थान लिया है आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 ने, जो वर्तमान में हमारे लिए एक आवश्यक अधिनियम है, जो हमको समझना सबको जरूरी है। हमारे आज के वक्ता आदरणीय श्री राकेश वर्मा जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गौतम बुद्ध नगर में आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लॉयर हैं, अधिवक्ता हैं, और आपने एएमयू से लॉ किया। उसके बाद आपने लगभग 45 इयर्स सिविल केसेस में आपने प्रैक्टिस की और वर्तमान में भी कर रहे हैं, और आपने 19 बुक्स वेरियस टॉपिक्स पर लिखी हैं, और आपने संचार माध्यमों से, फेसबुक आर्टिकल्स के माध्यम से लोगों तक जन जागरूकता के कार्यक्रम चला रहे हैं और उनमें भागीदारी कर रहे हैं। सर, आपके इस लोक सेवी जनहित के कार्य के लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया है सबसे बातचीत करने का, और जो भी मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ उसको शेयर करने का। और ये बात सही है कि आजकल आर्बिट्रेशन मैटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब तो जो बड़े बड़े प्रेमिसेस हैं जो लेट आउट किए जा रहे हैं, तो उनमें भी एक आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल दिया जाता है।
तो हर व्यक्ति ये चाहता है, हर पार्टी ये चाहती है, हर कंपनी ये चाहती है कि हम अपने डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन के माध्यम से तय कराएं। दरअसल आर्बिट्रेशन के माध्यम से मैटर्स को तय कराने में 2-3 बड़े अपेरेंट एडवांटेजेस हैं। एक तो ये है कि बहुत जल्दी ये मैटर तय हो जाते हैं। मोर और लेस जो अब तो जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है 2015 का, उसके बाद तो 1 साल के अंदर अंदर तय करना पड़ता है और विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज मैक्सिमम 6 महीने के लिए और ये पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये एक क्विक मैकेनिज्म है किसी भी अपने डिस्प्यूट को तय कराने का, इसलिए बहुत पॉपुलर हो रहा है। दूसरा एक और बड़ी बात है कि कोर्ट फी भी इसमें आपकी बचती है। कोर्ट फी इसमें क्योंकि नहीं लगती और 200 रुपए का एक कोर्ट फी आपको देना पड़ता है हर स्टेज पे, तो लिहाजा ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि भाई जो बड़े बड़े मैटर्स हैं, अगर उसमें देखा जाए सिविल मैटर्स में जाएं तो उसमें रिकवरी के मैटर्स हैं या अदरवाइज तो एक लंबी चौड़ी कोर्ट फी देनी पड़ती है। तो मेरे अपने पर्सनल व्यू से ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये बात सही है कि स्टाम्प ड्यूटी अवार्ड पर देनी पड़ती है, लेकिन जस्ट 1%, तो बहुत ये एक एडवांटेजियस पोजीशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। और तीसरी बात ये भी है कि इसमें पार्टीज का जनरली एक एग्रीमेंट से आदमी तय हो जाता है, तो बहुत कोई शिकायत वाली बात भी नहीं रहती। और एक प्रोसीजर में चूंकि बहुत ज्यादा अपील, रिवीजन और ये सब का स्कोप इसमें खत्म कर दिया गया है, तो क्विकली इसमें डिसीजन आ जाते हैं। तो ये तो रही बात इस बात की कि भाई क्यों आजकल ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पॉपुलर हो रही हैं। ये एक मोटी मोटी बात जो मेरी समझ से है, वो इसलिए बहुत ज्यादा लोग अब इसको पसंद करने लगे हैं। अब हम शुरू करते हैं प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर में सबसे पहली बात यह है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए। इट इज मैंडेटरी दैट दी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। पहले जो 1940 का पुराना एक्ट था, उसमें ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी परमिसिबल था कि अगर बिटवीन द पार्टीज कोई कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह है तो उससे भी वो ये तय किया जा सकता था कि भी आर्बिट्रेशन क्लॉज है कि नहीं। लेकिन अब कई बार उसमें कंट्रोवर्सी हो जाती थी, बहुत लंबे अरसे तक लिटिगेशन चलता था यही तय करने के लिए कि भाई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था कि नहीं था। तो ये बड़ा स्ट्रीमलाइनिंग की गई है और एक स्पेसिफिक प्रोविजन कर दिया गया है सेक्शन 7 में कि ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन राइटिंग होना चाहिए। तो ये तो बात रही इसकी कि भाई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन राइटिंग होना चाहिए। अब दूसरी बात आती है और वो ये है कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करने के लिए क्या हमें प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। तो आर्बिट्रेशन प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए जो लॉ में प्रोवाइडेड है, जो प्रोसीजर है, तो उसमें सबसे पहले हमें एक नोटिस देना पड़ेगा और उस पार्टी को जिस पार्टी से हमारा डिस्प्यूट है, और उसमें ब्रीफ फैक्ट्स और ये बताते हुए कि भी ये बात है और हमारा आपका सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, तो या तो इस मैटर को आप डिस्पोजल कर लें, तय कर लें, सेटल कर लें, या फिर इसमें आर्बिट्रेटर कि मैं जाऊंगा, ये बात उसमें लिखी जानी जरूरी है। यानी नोटिस टू द अदर पार्टी रिगार्डिंग गिविंग डिटेल्स ऑफ द dispute as well as the information that I would like to go to for the arbitration. तो उस नोटिस के देने से आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी। ये मैंडेटरी प्रोविजन है। ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए, मैटर को आर्बिट्रेशन के रेफर करने के लिए हमें एक नोटिस देना मैंडेटरी है। अब उसके बाद सवाल उठता है कि आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट किया जाएगा, आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट किया जाएगा। तो देखिए, एक तो तरीका यह है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में इटसेल्फ विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी एक पर्टिकुलर पर्सन को नेम किया हुआ है कि ये मैटर फला फला आदमी को रेफर किया जाएगा। तो अगर दोनों पार्टीज एग्रीड हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन को जो इंडिपेंडेंट है, अगर उसको नेम कर दिया गया है तो उसको मैटर रेफर कर दिया जाएगा। इसमें कोई ऐसी दिक्कत है ही नहीं कि कोई थ्रू कोर्ट उसको अपॉइंट कराया जाए। तो जहां पर दोनों पार्टीज एग्री हैं, एक पर्टिकुलर नाम आ गया, तो उसके बाद में उसको अपॉइंट किया जा सकता है। अब प्रश्न वहां उठता है जहां की आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट किया गया उसके बारे में एग्रीमेंट नहीं है या कोई पर्टिकुलर पर्सन नेम्ड नहीं है, तो वहां पर जो आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट के लिए और प्रोसीजर है वो सेक्शन 11 में है।
सेक्शन 11 ये कहता है कि अगर मान लीजिए पार्टीज ये तय नहीं कर पा रही हैं कि कौन आर्बिट्रेटर हो, तो वो सेक्शन 11 में और अप्लाई कर सकते हैं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट करेगा। तो इसमें जो पावर्स है वो पावर्स कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नॉमिनेटेड कोई और जज, तो उनको पावर्स हैं कि वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं। तो जब भी किसी पार्टी को अगर आर्बिट्रेटर अपॉइंट कराना है, दोनों पार्टीज की कंसर्न नहीं है, तो सेक्शन 11 में पिटीशन फाइल होगा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के सामने। वो जिसको भी भेजें या नॉमिनेट करें तो वो वहाँ आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देंगे। अब जब ये आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा तो उसमें ये बात ख्याल रखी जाती है कि अगर कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन आर्बिट्रेटर की दी हुई है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में, तो उन क्वालिफिकेशंस को रखने वाला व्यक्ति ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जा सकता है। तो कई बार ये होता है कि जैसे टेक्निकल मैटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के अमूमन होते हैं जहाँ की वो चाहते हैं कि कोई इंजीनियर हो, कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो, तो वहां पर ऐसे स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले पर्सन को ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। और अगर ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो जिसको कोर्ट ठीक समझती है कि भाई ये इस मैटर को और ठीक से सेटल कर सकते हैं और तय कर सकते हैं, तो उनको अपॉइंट किया जा सकता है। वो हाई कोर्ट के जज भी हो सकते हैं, कोई एडवोकेट भी हो सकते हैं, कोई भी। अब एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट है, तो पहले ये होता था कि कई ऐसे पॉइंट्स होते थे जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते समय हाई कोर्ट डिसाइड कर देती थी। उसमें जनरली आता था लिमिटेशन का, कि भाई उन्होंने कहा कि ये तो डेड क्लेम है या लिमिटेशन से बार्ड है, तो उसको डिसाइड कर देते थे। लेकिन अब जो अमेंडमेंट आया है 2015 का, उसमें ये बिल्कुल साफ तौर पर कहा गया है कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते समय जो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को या उनके नॉमिनेटेड जज साहब को देखना है, वो केवल ये देखना है कि ये डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टीज है। इतनी ही बात अगर है तो उसके बाद आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया जाएगा। और सारे सवाल जुरिस्डिक्शन का, प्रॉपर अपॉइंटमेंट का या जो भी है, वो सारे के सारे तय करने की जो पावर्स दी गई हैं वो आर्बिट्रेटर महोदय को खुद को दी गई। तो ये बड़ा एक अच्छा रहा है, क्योंकि इससे कई बार सवाल उठता था कि भाई मान लीजिए अपॉइंट कर दिया गया तो आर्बिट्रेटर्स को लिमिटेशन पॉइंट को कंसीडर नहीं करते थे। कई बार हमारे सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आई कि नहीं साहब, जब आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया गया इसका मतलब इम्प्लाइडली इस क्लेम को विद इन लिमिटेशन मान लिया गया है। तो अब ये बड़ा एक अच्छी बात है जो नए एक्ट के तहत हो गई है कि आर्बिट्रेटर जब अपॉइंट होगा तो उस वक्त केवल कोर्ट ये देखी कि बेटर आर्बिट्रेबल है और बिटवीन द पार्टीज ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। इसके अलावा कोई पॉइंट अपॉइंटमेंट करते समय हाई कोर्ट को या उनके नॉमिनेटेड जज को नहीं देखना है। अब इसके बाद जब आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाते हैं तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट होने के बाद में वो जैसा कि है, एक आपको शायद पता ही है कि हम सब लोग एडवोकेट्स हैं कि नोटिस एक जाएगा दोनों पार्टीज को और उनको एक डेफिनेट टाइम दिया जाएगा और उस टाइम में क्लेमेंट को अपना क्लेम पेश करना है और जो अपोजिट पार्टी उसको रिटन स्टेटमेंट क्लेम पेश करना है, और यदि काउंटर क्लेम वो करना चाहते हैं तो काउंटर क्लेम भी पेश करना है। उसके लिए पहली मीटिंग जब आर्बिट्रेटर करते हैं तो उसमें दोनों पार्टीज को बुला करके एक ये चार्ट बना लेते हैं जिसमें कि कब क्लेम आना है, कब उसका रिटन स्टेटमेंट आना है, कब उसका काउंटर क्लेम आना है और कब काउंटर क्लेम का रिप्लाई आना है। तो ये एक बना लेते हैं ताकि जल्दी से जल्दी ये मैटर तय हो सके। फिर उसके बाद में एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि अब आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट होते हैं वो बायस्ड नहीं होने चाहिए। पहले बड़ी दिक्कतें आती थी कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गए, वो एक पर्टिकुलर बायस्ड होते थे, एक पर्टिकुलर पार्टी से जुड़े हुए होते थे, तो ये भी एक ग्राउंड हो जाता था उनका आर्बिट्रेशन को चैलेंज करने का कि साहब ये तो एक पर्टिकुलर पार्टी के से रिलेटेड है किसी ना किसी तरीके से, तो लिहाजा ये भी एक ग्राउंड हो जाता था और आर्बिट्रेटर सेटिस्फाइड भी होते थे। तो अब ये किया गया है कि सेक्शन 12 में ये बात कही गई है कि जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट होंगे वो डिस्क्लोजर करेंगे, वो ये डिस्क्लोज करेंगे कि भाई मेरा किसी भी पार्टी से कोई किसी किस्म का कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन नहीं है, मैं किसी का लीगल एडवाइजर नहीं रहा हूँ, मैं इनके किसी मैटर में 3 से ज्यादा मैटर्स में आर्बिट्रेटर नहीं रहा हूँ। तो इस डिस्क्लोजर से इससे बड़ा फायदा ये हो गया है कि अब उसमें ये मिनिमाइज हो गई है पॉसिबिलिटी कि बायस्ड रहे आर्बिट्रेटर
ये बात खास तौर से अब खत्म हो गई है। तो ये एक दोनों पार्टीज के लिए बड़ा अच्छा रहा है कि एक इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर इसमें अपॉइंट हो जाता है। एक और बात जरा सी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि सेक्शन 16 इसमें जरा रेलेवेंट होगा कि सेक्शन 16 में ये कहा गया है कि आर्बिट्रेटर को अपना जुरिस्डिक्शन तय करने का राइट है। यानी हम ये कहते हैं कि भाई आपको जुरिस्डिक्शन नहीं है या आपका अपॉइंटमेंट प्रॉपर नहीं है या और कोई भी बात है, तो हम उस ऑब्जेक्शन को फाइल करेंगे आर्बिट्रेटर के ही सामने, और आर्बिट्रेटर ही ये डिसाइड करेगा कि भाई उसको इस बात को सुनने की राइट है कि नहीं है। वो प्रॉपर उनका जो चैलेंज किया गया उनके जुरिस्डिक्शन को, वो तय करने का जो पावर्स दी गई हैं वो आर्बिट्रेटर को ही दी गई हैं। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप सब लोगों को लाना चाहूंगा आपकी निगाह में, कि एक्चुअली अगर आर्बिट्रेटर के जुरिस्डिक्शन को या उनके अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को या उनका नॉन डिस्क्लोजर के फैक्टर को अगर हमें चैलेंज करना है, तो ये बड़ा जरूरी है कि नोटिस हासिल होने के, नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर हम चैलेंज करते हैं, और बिफोर डिस्क्लोजिंग द डिफेंस, बिफोर फाइलिंग ऑफ द रिटेन स्टेटमेंट। तो अगर हमें जुरिस्डिक्शन चैलेंज करना है किसी भी आर्बिट्रेटर का, तो ये बड़ा जरूरी है कि हम नोटिस पाने के और 15 दिन के अंदर कर दें। अगर हम 15 दिन के अंदर नहीं करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ वेवर, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर अप्लाई हो जाएगा, और एट ए लेटर स्टेज हम जुरिस्डिक्शन ऑफ द आर्बिट्रेटर चैलेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये एक टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है कई बार कि हम जुरिस्डिक्शन चैलेंज करने से और महरूम हो जाते हैं। वी आर जस्ट डिप्राइव्ड ऑफ द चैलेंजिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द आर्बिट्रेटर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। अब इसके बाद अगली बात आती है कि प्रोसीजर क्या होगा। तो देखिए एक्ट में सेल्फ ही दिया हुआ है कि सीपीसी या एविडेंस एक्ट के प्रोविजन वो लागू नहीं होंगे। इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि सीपीसी या एविडेंस एक्ट के प्रोसीजर लागू ना हो करके, क्योंकि टेक्निकलिटीज अवॉइड करने का पर्पस है, केवल आर्बिट्रेटर को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब ये हुआ कि दोनों पार्टीज को कंप्लीट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, दोनों पार्टीज को अपना एविडेंस देने का कंप्लीट एक मौका होना चाहिए, और कोई भी ऑर्डर, कोई भी स्टेज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी पार्टी को मौका दिए बिना और कोई ऑर्डर पास कर दिया गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सीपीसी या एविडेंस एक्ट एज इट इज एप्लीकेबल नहीं होंगे, और ये आर्बिट्रेटर अपना प्रोसीजर खुद तय करने के लिए इसमें स्वतंत्र है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब एक और बात इसमें है कि अगर कोई ऐसी एविडेंस रिकॉर्ड की जानी है जो पार्टीज खुद पेश नहीं कर सकती, जिसमें कोर्ट की हेल्प लेनी ही है, तब उस मैटर में जरूर सीपीसी के प्रोविजन लागू होंगे, और उसके तहत या तो आर्बिट्रेटर खुद या वो कोर्ट को भी रेफर कर सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर आदमी की एविडेंस जरूरी है और उनको समन किया जाए। तो वो एक रेयर केस होता है, ऐसा जनरली होता नहीं है। अब एक सवाल उठता है कि भाई क्रॉस एग्जामिनेशन अलाउ किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए मेरा मानना यह है, और रूलिंग्स इस बात की है कि भाई नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल में क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन ये इतना इंपॉर्टेंट राइट है कि अगर इसका वायलेशन हुआ है, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है, तो ऐसा जो अवार्ड होगा वो भी अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस माना जा सकता है। लेकिन एक राइडर है, राइडर ये है कि ये शो करना पड़ेगा कि भी क्रॉस एग्जामिनेशन फॉर द सेक ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है। मतलब व्हाई इट इज एसेंशियल टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेसेस प्रेजेंटेड बाय द क्लेमेंट। तो ये यहाँ अगर मान लीजिए क्रॉस एग्जामिनेशन, जनरली मैंने ये देखा है, जो प्रैक्टिस में मैं देख रहा हूँ कि जनरली क्रॉस एग्जामिनेशन आर्बिट्रेटर्स अलाउ करते हैं। रेयर केसेस हैं जिसमें कि भाई फैक्ट्स डिस्प्यूटेड नहीं है, कोई बात विटनेस ने ऐसी नहीं कही है जो कि भाई दोनों पार्टीज की प्लीडिंग्स के बियॉन्ड हो, या अदरवाइज क्रेडिबिलिटी उसकी डाउटफुल नहीं है, तो वहां कोर्ट मना कर देती है, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी। तो ये मेरा मानना है कि अगर आपका कोई विटनेस ऐसा है जिसको कि आपको लगता है कि हमें क्रॉस एग्जामिनेशन करना जरूरी है, और अगर आपको ये लगता है कि आर्बिट्रेटर क्रॉस एग्जामिनेशन अलाउ करने के मूड में नहीं है, तो मेरी आपको ये राय है, जो मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, जो कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में मैं भी फेस करता हूँ, देखा है मैंने, कि आपको एक एप्लीकेशन जरूर मूव करनी चाहिए
ताकि रिकॉर्ड पे ये बात आए कि भाई ये हम क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते थे और क्रॉस एग्जामिनेशन इसलिए जरूरी है, ये उसमें मेंशन करना बड़ा जरूरी है कि क्यों क्रॉस एग्जामिनेशन जरूरी है। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया गया तो आपको कैसे प्रेजुडिस कॉज होगा। तो यदि आप ये एप्लीकेशन दे देते हैं तो आगे जब सेक्शन 34 में आप इसको चैलेंज करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपको बड़ा काम आएगी। तो इन नटशेल जो बात मैं कहना चाहता हूँ क्रॉस एग्जामिनेशन के रेफरेंस में, कि क्रॉस एग्जामिनेशन नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक बेसिक इंग्रेडिएंट है। किसी भी आदमी को क्रॉस एग्जामिनेशन की मौका जरूर मिलना चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से कोई आर्बिट्रेटर, और जनरली आर्बिट्रेटर देते भी हैं, ये बात दूसरी है कि लिमिटेड समय में आपको कंप्लीट करना होगा, रिलेवेंट सवाल आपको नहीं पूछेंगे एंड सो ऑन। लेकिन अगर कोई आर्बिट्रेटर क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं देते हैं तो आपके रिकॉर्ड पे अपनी ये बात जरूर लानी चाहिए। तो ये बात हुई, और उसके बाद में जो हमारा सिविल सूट्स में प्रोसीजर होता है वही वहाँ अडॉप्ट होता है। इश्यूज भी फ्रेम होते हैं, हालांकि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे उन्हें पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन कह लें चाहे इश्यूज कह लें, वो फ्रेम होते हैं। दोनों पार्टीज की एविडेंस होती है और एविडेंस होने के बाद में हियरिंग है दोनों पार्टीज की, और दोनों पार्टीज का सुनने के बाद में अवार्ड पास हो जाता है। तो यहाँ ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाना जरूरी होता है और कंप्लीट अपॉर्चुनिटी देने के बाद ये करते हैं। अवार्ड में एक और बात है कि अवार्ड को में करेक्शन करने की पावर्स हैं, रिव्यू की नहीं है। रिव्यू की पावर नहीं है आर्बिट्रेटर को, लेकिन करेक्शन की पावर्स हैं। जहां कोई क्लैरिकल एरर है तो ऐसी चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सेक्शन 34 का आपने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया है तो फिर वो रिव्यू, ये करेक्शन की पावर्स भी इस्तेमाल नहीं होगी। तो यहाँ तक तो बात आती है अवार्ड की। इस अवार्ड में एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और वो ये है कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस अवार्ड पर स्टाम्प ड्यूटी, जो स्टाम्प ड्यूटी है वो टोटल जो अमाउंट है उसका यूपी में 1% उसको माना गया है। तो जो स्टाम्प एक्ट में दिया हुआ है, तो जो अवार्ड का अमाउंट है उस पर 1% स्टाम्प ड्यूटी दी। अब जब अवार्ड पास हो गया और अवार्ड पास हो जाने के बाद ऑब्जेक्शन की बात आती है। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्शन है अवार्ड के अगेंस्ट, वो सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन एक्ट में ऑब्जेक्शन फाइल होता है। तो ये जो ऑब्जेक्शन फाइल होता है ये इसकी बड़ी लिमिटेड ग्राउंड्स है, बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स हैं, और वो सेक्शन 34 में दी हुई। तो सेक्शन 34 में जो ग्राउंड्स दी हुई हैं उन्हीं लिमिटेड ग्राउंड पे चैलेंज किया जा सकता है। तो उसमें जो मोटे मोटे तौर पर बात है वो है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन नहीं होना चाहिए, बियॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट कोई अवार्ड नहीं होना चाहिए, और एक ऐसा अवार्ड नहीं होना चाहिए जो कि वाइटल एविडेंस को अवॉइड करके या कोई एक्सट्रीनियस एविडेंस को कंसीडर करके, और ऐसा अवार्ड पास कर दिया गया है जो कि किसी भी जनरल प्रूडेंस के आदमी को अपील ही नहीं करेगा। तो ये एक ग्राउंड है, और एक सबसे बड़ा ग्राउंड है कि अवार्ड अगर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो भी उसको सेट असाइड किया जा सकता है। अब पब्लिक पॉलिसी क्या है, ये बहुत बड़ा वाइडर पर्सपेक्ट है, लेकिन मैं आपको एक इसका सूत्र ये बता देता हूँ जो मेन है, वो है कि इलीगल नहीं होना चाहिए। अगेंस्ट एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि वो बिल्कुल एब्सर्डिटी की हद तक। इलीगलिटीज तो अब ये नए एक्ट में कह दिया गया है कि मियर इरेगुलरिटी इज नॉट सफिशिएंट टू सेट असाइड द अवार्ड, जब तक कि वो बिल्कुल उसके रूट को नहीं जाते हैं और जब तक वो बिल्कुल उसको कंप्लीटली लीगल और एब्सर्ड ना बना दें। तो ये लिमिटेड ग्राउंड सेक्शन 34 में रहेगा। सेक्शन 34 के बारे में एक और जरा इंपॉर्टेंट बात है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं समझता हूँ, और वो ये है कि सेक्शन 34 की प्रोसीडिंग्स में एविडेंस एक्ट भी लागू है और सीपीसी भी लागू है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए आर्बिट्रेटर के सामने सीपीसी एविडेंस एक्ट लागू नहीं है, लेकिन सेक्शन 34 में है। तो सेक्शन 34 में चूंकि ये इजाजत देता है हमें सेक्शन 34 कि अगर हम कोई ऐसी रिकॉर्ड पे एविडेंस या कोई ऐसा फैक्टर लाना चाहते हैं जिससे कि पता पड़े कि भी अवार्ड गलत है, तो उसको लाने का राइट हमें होगा। और इवन जो रूलिंग्स हैं वो ये कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इवन क्रॉस एग्जामिनेशन परमिट किया जा सकता है, लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, जनरली ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड अवेलेबल बिफोर द आर्बिट्रेटर। उसी के बेसिस पर सेक्शन 34 बिल्कुल लिमिटेड ग्राउंड पे तय होगा, और अगर उस स्कोप में आता है तो सेक्शन 34 में ये अवार्ड सेटिस्फाइड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा।
सेक्शन 34 के जो ऑब्जेक्शन तय होंगे उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मोटे तौर पर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। एक तो यह है कि रीएप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस नहीं हो, फाइंडिंग ऑफ फैक्ट जो आर्बिट्रेटर की है तो वो फाइनल होगी और उसमें कोई अपना कोई व्यू कोर्ट रिप्लेस नहीं कर सकती है। कोई कोर्ट अपना व्यू ये रिप्लेस नहीं करेगी कि भाई हमारा ये व्यू बनता है और आर्बिट्रेटर ने ये गलत व्यू दिया है, इसकी परमिशन नहीं दी जाती है। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की किसी टर्म को अगर एक्सप्लेन किया है, इंटरप्रेट किया है, तो जो आर्बिट्रेटर ने उसको इंटरप्रेट किया है वो ही फाइनल होगा और उसमें भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। और जो भी जैसा मैंने बताया सेक्शन 34 के स्ट्रिक्टली परिव्यू में अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तब तो उसको आर्बिट्रेशन अवार्ड को सेट असाइड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। देखिए जो आर्बिट्रेशन एक्ट है और खास तौर से 2015 के अमेंडमेंट के बाद ये लगता है कि भाई गवर्नमेंट भी चाहती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी चाहता है और जुडिशियल सिस्टम भी चाहता है, शायद पार्टीज भी चाहती हैं कि भाई मैटर्स रिजॉल्व होना चाहिए, जल्दी से रिजॉल्व होना चाहिए और उसमें हाइपर टेक्निकल मैटर्स पर सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बहुत लिमिटेड स्कोप इसमें रखा गया है। अब एक और बात है और वो ये है कि आर्बिट्रेशन जो सेक्शन 34 का जो ऑब्जेक्शन होगा उसमें कोई नया रिलीफ नहीं ग्रांट कर सकती है। कोर्ट को ये पावर्स नहीं है कि कोई रिलीफ ग्रांट करे। कोर्ट को सिर्फ इतनी पावर्स है कि पार्टली या एज ए होल अवार्ड को सेटिस्फाइड कर दे और अगर सेटिस्फाइड किया जाता है तो उसमें पार्टीज की अपनी चॉइस है कि वो दोबारा अगर प्रोसीडिंग्स करना चाहे तो दोबारा प्रोसीडिंग्स आर्बिट्रेशन की उसी आर्बिट्रेटर के सामने कर सकते हैं, जब तक कि अदरवाइज वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है या उसकी कंसेंट नहीं मिल पाती है तो उसमें फिर से आपका आर्बिट्रेटर अपॉइंट कराया जाएगा। लेकिन आर्बिट्रेशन सेक्शन 34 में जब कोर्ट किसी ऑब्जेक्शन सुनती है तो कोई रिलीफ नया ग्रांट नहीं कर सकती, तो या तो सेटिस्फाइड करेंगे या आपका ऑब्जेक्शन खारिज करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है और कोई रिमांड जैसा कोई इसमें प्रोविजन नहीं है कि साहब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रिमांड किया जाता है। तो ये लिमिटेड पावर्स उसकी सेक्शन 34 में है और जब ये सेक्शन 34 में ऑब्जेक्शन तय हो जाएंगे तब उसके बाद में आपको एग्जीक्यूशन में जा सकते हैं। और जब एक अपील का भी है कि सेक्शन 34 के अगेंस्ट सेक्शन 37 में आप अपील में भी वही लिमिटेड ग्राउंड्स हैं। अब जो दूसरी बात आती है वो आती है एग्जीक्यूशन की। ये जरा सा इम्पोर्टेंट है। देखिए एग्जीक्यूशन जो फाइल होता है तो एग्जीक्यूशन जब फाइल होगा तो एक तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं होंगी जब तक कि प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी पे ना हो जाए। देखिए कोर्ट फी और स्टाम्प ड्यूटी में जरा हमें डिस्टिंक्शन करना है। कोर्ट फी तो वही अगर आप एग्जीक्यूशन देते हैं तो 200 रुपए की फिक्स है कोर्ट फी एक्ट, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी जो अवार्ड है उसके 1% पे आपको देनी पड़ेगी। अगर स्टाम्प ड्यूटी पेड नहीं है तो एग्जीक्यूटिव कोर्ट उसको प्रोसीड करने से मना कर सकती है। एग्जीक्यूशन में जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और वो ये है कि हालांकि ऑर्डर 21 से गवर्न होता है और सीपीसी चूंकि अप्लाई है और एज सिविल कोर्ट डिक्री ही अवार्ड को एग्जीक्यूट किया जाता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर अवार्ड है और उसको हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो हम कहीं भी उस कोर्ट में हम दाखिल कर सकते हैं इस अवार्ड को, इस एग्जीक्यूशन को, जहां की रेस्पोंडेंट की जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर सकती है। जहां भी हम सेटिस्फाई कर सकते हैं अपनी डिग्री को वहां हम दाखिल कर सकते हैं। जो सीपीसी में प्रोविजन है उसमें दरअसल ये है कि डिग्री वहीं एग्जीक्यूशन के लिए डाली जाती है कि जिस कोर्ट की वो डिग्री पास होती है और अगर कहीं और किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हमें उसको ले जाना है तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं जिसको जनरली आम भाषा में टीसी बोलते हैं। तो टीसी को लेने के बाद में कहीं और जाता है, लेकिन ये आर्बिट्रेशन एक्ट में और एक तो हालांकि साइलेंट है इस पर, लेकिन रूलिंग्स में यही बात आई है कि इसमें टीसी लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरा अवार्ड है और जो मुझे डिक्रीटेड अमाउंट रिकवर करना है तो उस डिक्रीटेड अमाउंट को रिकवर करने के लिए मान लीजिए मेरा गौतम बुद्ध नगर का है और उस पार्टी को मुझे लगता है कि वो तो दिल्ली में उनकी प्रॉपर्टी है, वहां से मैं रिकवर कर सकता हूँ, तो डायरेक्टली विदाउट ऑब्टेनिंग टीसी मैं सीधे जाकर के एग्जीक्यूशन फाइल कर सकता हूँ दिल्ली में जाकर के। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कहीं भी हम टीसी लिए बिना उसको दाखिल कर सकते हैं। अब एक और बात आती है कि चूंकि अभी एक तरफ तो कहते हैं सीपीसी एप्लीकेबल है और एज कोर्ट डिग्री वो
एग्जीक्यूट की जाएगी। तो क्या सेक्शन 47 सीपीसी का ऑब्जेक्शन फाइल हो सकता है? तो जी नहीं, सेक्शन 47 का ऑब्जेक्शन इसलिए फाइल नहीं हो सकता कि चूंकि जो रूलिंग्स हैं और जो इंटरप्रेट किया गया वो ये कहा गया कि भाई देखिए, ये जो ऑब्जेक्शन है जो भी आपको अवार्ड के अगेंस्ट लेने हैं वो सेक्शन 34 में ले लीजिए। तो सेक्शन 34 का जो ऑब्जेक्शन लेने के बाद कोई भी अपॉर्चुनिटी डिक्री को चैलेंज करने की जजमेंट डेटर के पास नहीं है। तो लिहाजा जो जजमेंट डेटर हैं वो एग्जीक्यूशन के समय सेक्शन 47 की कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं कर सकते। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अब इसमें डोमेस्टिक जो आर्बिट्रेशन है उसके बारे में बातें हुई है मोटे तौर पर। तो ये एक मोटे मोटे तौर पर प्रोसीजर है जो लीगल एस्पेक्ट है। तो ये मैं एक्सप्लेन आपको करना चाहता था। अब इसमें कुछ और चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए, जब आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट की बात आती है तो जब सेक्शन 11 की एप्लीकेशन जाएगी तो ये जो हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है ये प्रॉपर्ली स्टाम्प्ड होना चाहिए। अगर प्रॉपर्ली स्टाम्प्ड नहीं है तो सेक्शन 34, 36, 37 स्टाम्प एक्ट ये कहते हैं कि जो ऐसा एग्रीमेंट है जिस पर की प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं की गई है तो सच डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी रेड फॉर एनी पर्पज एट ऑल। तो उसका जो आर्बिट्रेशन क्लॉज है वो भी अनफोर्सेबल नहीं होगा। तो अगर कोई हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ऐसा है जो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है और उस पर यदि प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी पेड नहीं है तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो ये कह सकती है कि भाई ये आर्बिट्रेटर हम अपॉइंट नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है कि फॉर एवर, ये तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी पे ना कर दी जाए। तो ये अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रीइटरेट किया है, पहले भी ये रूलिंग आई थी क्योंकि नहीं स्टाम्प ड्यूटी आपको पे करनी है, क्योंकि स्टेट एक्सचेकर का मामला है, उसको भाई स्टेट को डिप्राइव नहीं किया जा सकता इन सब चीजों से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अगर हम जाते हैं तो इससे अननेसेसरी बड़ा डिले होता है और ये हमें पहले ही चेक कर लेना चाहिए कि भी हमारे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पे प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको पे कर दें, क्योंकि सब्सिक्वेंटली भी स्टाम्प ड्यूटी पे की जा सकती है, ऐसा स्टाम्प एक्ट में प्रोविजन है। तो एक तो ये बात ध्यान रखने की है। दूसरी बात यह है कि इस एक्ट का एक प्रोविजन है और वो है सेक्शन 8। सेक्शन 8 बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 में ये बात कही गई है कि अगर कोई सिविल सूट फाइल होता है और अगर पार्टीज के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है तो उसमें जो पार्टी है, जो डिफेंडेंट है, वो ये प्ली ले सकता है कि भाई ये जो मैटर है ये आर्बिट्रेबल है और इसको हमारे बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, तो लिहाजा ये डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर देना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्शन अगर लिया जाएगा तो कोर्ट बाउंड है कि मैटर को आर्बिट्रेटर को रेफर कर दे। इसमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करेगी कोर्ट, लेकिन पार्टी प्लेंटिफ को डायरेक्ट करेगी कि भाई आप ये मैटर आर्बिट्रेटर से अपॉइंट कराएं और फिर वो अपना प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा जो भी है। तो सेक्शन 8 का ऑब्जेक्शन जब दिया जाएगा तो कोर्ट को केवल एक बात देखनी है, कोर्ट को केवल ये देखना है कि बिटवीन दी पार्टीज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि सेक्शन 8 में हम ऐसा ऑब्जेक्शन दे सकते हैं अगर कोई सिविल सूट फाइल किया जाता तो। अब यहाँ दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैंने ये वो शेयर करना चाहता हूँ कि सेक्शन 8 का ऑब्जेक्शन भी रिटन स्टेटमेंट फाइल करने से पहले लेना चाहिए। अगर आपने रिटन स्टेटमेंट दाखिल कर दिया है, अपनी डिफेंस डिस्क्लोज कर दी है, तो उसके बाद में सेक्शन 8 का ऑब्जेक्शन एंटरटेनेबल नहीं होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर हमारा आर्बिट्रेशन चाहते हैं कि आर्बिट्रेटर से तय हो तो हमें ये जो ऑब्जेक्शन है ये रिटन स्टेटमेंट फाइल करने से पहले रहना चाहिए। ये भी एक बात आई है कि भी पहले आपने ऑब्जेक्शन ले लिया और बाद में आपने रिटन स्टेटमेंट दाखिल किया तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग बार ऑफ सेक्शन 8 शुड बी रेज्ड बिफोर फाइलिंग ऑफ द रिटन स्टेटमेंट। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर सिविल सूट ऐसा है जिससे कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की जो पार्टीज हैं उसके अलावा थर्ड पार्टीज के भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, और अगर ऐसे मैटर से, ऐसे सूट से थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट भी बोनाफाइड तय किए जाने हैं तो कोर्ट आर्बिट्रेशन के लिए रेफर करने से इनकार कर सकते। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें देखनी है कि जो हमें सेक्शन 8 की हम ऑब्जेक्शन ले रहे हैं तो उसमें थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व
नहीं होना चाहिए, अगर है तो कोर्ट उसमें रिफ्यूज इसको कर सकती है। सेक्शन 8 एक्चुअली सिविल कोड का जुरिडिक्शन बार नहीं करता, सिविल कोड का जुरिडिक्शन बार नहीं करता, केवल ये कहता है कि भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव रेमेडी है, और जहां ऑल्टरनेटिव रेमेडी होती है वो सेक्शन 9 सीपीसी में सेल्फ ही कहा गया है कि भाई अगर ऑल्टरनेटिव इक्वली एफिकेशियस रिलीफ आपको मिलना है तो आप वहां जाएंगे, सिविल कोड का जुरिडिक्शन बार होगा। तो इस तरह से सेक्शन 8 को इस नजरिए से देखा जाना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, और ये भी है कि अगर सेक्शन 8 का हम ऑब्जेक्शन दे रहे हैं तो हमें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कोर्ट के सामने दाखिल करना पड़ेगा। अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हम दाखिल नहीं कर सकते हैं तो ये भी एक टेक्निकल फॉल्ट है, और जिसके बेसिस पर सेक्शन 8 की एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है। एक और दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट प्रोविजन है वो है सेक्शन 9। सेक्शन 9 आर्बिट्रेशन एक्ट का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन 9 आर्बिट्रेशन एक्ट का ये कहता है कि अगर किसी इंटरिम रिलीफ की जरूरत है, कोई अर्जेंसी है जिसमें कि ये पता चला कि भाई आर्बिट्रेशन अपॉइंट होने से पहले या दौरान आर्बिट्रेशन या इवन आफ्टर अवार्ड कि कोई इमीडिएट रिलीफ किसी पार्टी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है, तो सेक्शन 9 में कोर्ट के सामने इंटरिम रिलीफ के लिए, इंटरिम इंजंक्शन के लिए प्रेयर की जा सकती है। अब ये इंटरिम इंजंक्शन के लिए जो प्रेयर की जाएगी वो दो तरह की हो सकती हैं। एक तो ये है जो कि ऑर्डर 39 रूल 1 में हम करते हैं, टू प्रिजर्व द प्रॉपर्टी, कि ये जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है इसको प्रिजर्व किया जाए। और एक जो ऑर्डर 38 में है कि भाई इसमें कोई रिसीवर अपॉइंट किया जाए, या इसमें इनसे ये कहा जाए कि ये पैसा डिपॉजिट करें, ये लगता है कि भी ये अगर लोग चले गए तो मेरा पैसा इसमें नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे जो मैटर्स हैं तो उसमें सेक्शन 9 में हम आ सकते हैं। सेक्शन 9 की जो प्रोसीडिंग्स हैं, तो सेक्शन 9 की प्रोसीडिंग्स में जो प्रिंसिपल है वही है जो इंजंक्शन के किसी भी मैटर को डिस्पोजल के लिए जरूरी है, जो कि ऑर्डर 39 के प्रोसीडिंग्स को गवर्न करता है, और जो स्पेशल रिलीफ एक्ट में इंजंक्शन का चैप्टर है उसको गवर्न करता है, यानी प्राइमा फेसी केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इररेपरेबल लॉस, और या और कोई जस्टिफिकेशन। तो ये भी है कि उसी परिव्यू में ये आना चाहिए, और तब ये कर दिया जाएगा। 2015 के अमेंडमेंट के बाद एक बात जरूर आई है कि अगर सेक्शन 9 की कोई एप्लीकेशन हमने दी है इंटरिम रिलीफ के लिए, तो ये बड़ा जरूरी है कि सेक्शन 9 के एप्लीकेशन में हम ये जरूर मेंशन करें कि भाई हमने या तो प्रोसीडिंग आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है, या हम वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। पहले ये होता था कि साहब ये इसी में डिले हो रहा है कि आपने सेक्शन 9 की एप्लीकेशन दे दी, आर्बिट्रेटर के लिए आप अप्लाई करें या ना करें। तो इस बात को भी अब एक अमेंडमेंट से कर दिया है कि ऐसा नहीं है, आप मतलब यू शुड बी वेरी सिंसियर टू गेट द मैटर रिजॉल्व थ्रू द आर्बिट्रेटर। तो आपको उसमें ये कहना पड़ेगा, इसमें बताना पड़ेगा कि भाई मैंने या तो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है, या मैं विद इन शॉर्ट पीरियड मैं आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए प्रोविजन कर रहा हूं। अगर आपने ये नहीं किया तो इसमें इंजंक्शन ग्रांट करने से या तो रिफ्यूज कर सकती है कोर्ट, और अगर ग्रांट कर दिया तो उसको वैकेट भी कर देगी अगर आपने इस तरह का मिसकंडक्ट रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये कई बार आ जाता है कि हमने उसमें नहीं लिखा, या प्रोसीडिंग के लिए हमने कोशिश नहीं की और उसमें हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। सेक्शन 9 का पैरेलल एक और बात जरा सा है कि पहले तो ये सीधा सीधा प्रोविजन था कि भी ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द आर्बिट्रेशन भी आप कर जाते, लेकिन सेक्शन 17 आर्बिट्रेशन एक्ट का है, तो उसमें आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर किसी इंटरिम रिलीफ की जरूरत है तो आप आर्बिट्रेटर के सामने भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो ये ऑप्शनल था, लेकिन 2015 के अमेंडमेंट के बाद और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं, दूसरे हाई कोर्ट की रूलिंग आई हैं, उसमें बिल्कुल ये स्पेसिफिक बाइफर्केशन कर दिया गया है कि बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर आप सेक्शन 9 में जाएंगे कोर्ट के सामने, लेकिन अगर आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया गया है और आपको किसी भी इंटरिम रिलीफ की जरूरत है तो आपको आर्बिट्रेटर के सामने ही इंटरिम रिलीफ की प्रेयर करनी पड़ेगी। और ये इसीलिए किया है कि भाई वहीं पे बात तय हो जाए, और ये एक इंटरिम अवार्ड के रूप में भी एक बात हो जाएगी, वो एग्जीक्यूटिव भी रहेगा, उसको ऑब्जेक्शन का भी आपको राइट रहेगा सेक्शन 34 में। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और आर्बिट्रेशन अवार्ड के बाद में भी हम सेक्शन 9 में जा सकते हैं।
कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा पैसा है, डिक्री हो गया और पता पड़ा कि दूसरी पार्टी अपनी प्रॉपर्टीज को डिस्पोज ऑफ करने में लगी हुई है, तो हम सेक्शन 9 में इवन आफ्टर आर्बिट्रेशन अवार्ड जा सकते हैं और बता सकते हैं कि साहब ये अर्जेंसी है और इसकी वजह से हमें ये इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट किया जाए और दूसरी पार्टी को रेस्ट्रिक्ट किया जाए कि अपनी प्रॉपर्टीज को डिस्पोज ऑफ ना करे, उस पर रिसीवर अपॉइंट किया जाए। या ये भी कहा जा सकता है कि भी इनसे कहा जाए कि ये इतना पैसा जमा कर दें जो कोर्ट में जमा रहेगा, और उसके बाद में अगर सेक्शन 34 करते हैं तो ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं दूसरी पार्टी, तो उसका जो भी फेच होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, ये है सेक्शन 9 के बारे में। अब एक और बात जो आती है और वो ये है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है लिमिटेशन के बारे में। लिमिटेशन के बारे में दो एस्पेक्ट है। एक तो लिमिटेशन फॉर मूविंग एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर, एक तो वहां की लिमिटेशन है, और एक है कि लिमिटेशन फॉर द क्लेम। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। दरअसल इसको इस पे कंफ्यूजन कई बार हो जाता है हम लोगों को, तो उसको बड़ा ख्याल रखना है। देखिए, आर्बिट्रेटर अपॉइंट कराने के लिए क्या लिमिटेशन होगी, ये कहीं चूंकि प्रोवाइडेड नहीं है, और आर्बिट्रेटर अपॉइंट कराने के लिए जो मूव होती है वो एप्लीकेशन होती है, तो लिहाजा जो रेजिड्यू आर्टिकल है वो लिमिटेशन एक्ट का अप्लाई होता है, और इसमें ये माना गया है कि 3 साल की लिमिटेशन है। तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट कराने के लिए 3 साल की जो लिमिटेशन होगी वो स्टार्ट होगी फ्रॉम द डेट आर्बिट्रेटर हैज बीन डिमांडेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि भाई हमने अपने डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए और नोटिस दिया अपोजिट पार्टी को कि देखिए हमारे बीच में ये लेन देन का मैटर है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा आपका कंप्लीट हुआ और आपने उसके कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन किया जिसकी वजह से मुझे भारी लॉस हो गया, तो लिहाजा ये सेटल कीजिए मैटर, और वरना तो मैं आर्बिट्रेटर में जाऊंगा और या तो इस पर्टिकुलर पर्सन को आर्बिट्रेटर या जो भी आपके एज पर कॉन्ट्रैक्ट उसमें कंटेंट्स हैं उसको लिख करके आप नोटिस देंगे। तो जिस दिन से आपने आर्बिट्रेटर डिमांड कर दिया उस दिन से आपको उस डेट से 3 साल के अंदर आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो ये तो रही बात फॉर द लिमिटेशन फॉर मूविंग एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर। अब आती है क्लेम की बात। भाई आर्बिट्रेटर का आपने डिस्प्यूट आपके बीच है और उसके बाद में सेक्शन 11 में देखा गया आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि भी क्लेम बार्ड है कि नहीं। तो क्लेम की लिमिटेशन क्या है? क्लेम की लिमिटेशन वही लिमिटेशन है जो लिमिटेशन एक्ट में किसी भी सिविल सूट की दी हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देखिए, जनरली जो हमारे सामने मैटर्स आते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स के हैं, और उसमें यह है कि भी मैंने अपना काम कर दिया और काम करने के बावजूद आपने मेरा पेमेंट नहीं किया, और मेरी फाइनल रिपोर्ट फाइनल मेजरमेंट आपने नहीं किए, फाइनल बिल तैयार नहीं किया, या उसमें कोई जबरदस्ती कटौती कर दी, या मुझे इंटरेस्ट जरूरी था वो नहीं दिया, या आपने इंक्रीज रेट नहीं दिए। तो इस तरह के मैटर्स होते हैं। तो इसका जो कॉज ऑफ एक्शन आपको जिस दिन अराइज हुआ, यानी जिस दिन आपके पेमेंट को रिफ्यूज कर दिया, या जो आपकी आखिरी डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट थी, तो वहां से लिमिटेशन स्टार्ट होगा। तो आपके क्लेम के लिए जो लिमिटेशन होगा वो तय होगा उस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली, लिमिटेशन के जिस आर्टिकल में किसी भी सिविल उस नेचर के सिविल सूट की लिमिटेशन दी हुई हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि देखिए, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए लिमिटेशन डिफरेंट है और क्लेम को विद इन लिमिटेशन फाइल करने के लिए लिमिटेशन डिफरेंट है। अच्छा, अब ये लिमिटेशन का क्वेश्चन कौन तय करेगा? लिमिटेशन का क्वेश्चन जो तय करेगा वो आर्बिट्रेटर ही करेगा। ये जहां हम अपॉइंटमेंट के जाएंगे वहां लिमिटेशन का क्वेश्चन वेदर क्लेम इज बार्ड बाय लिमिटेशन, देखिए वहां वो ये तो देखेंगे वेदर एप्लीकेशन टू अपॉइंट द आर्बिट्रेटर इज विदिन लिमिटेशन और नॉट, but so far as the question of claim itself being barred by the limitation, this is not to be decided under proceedings of section 11 of the arbitration act. तो वहां तो केवल इतना देखा जाता है, और जब आर्बिट्रेटर के सामने बात आ जाएगी तो आप अगर डिफेंडेंट हैं और हम अगर डिफेंडेंट हैं तो उसमें ये बात कहेंगे कि देखिए ये जो क्लेम है आपका ये लिमिटेशन से बार्ड है, और आर्बिट्रेटर उस पर डिसाइड करेगा कि भाई ये वास्तव में क्लेम लिमिटेशन से बार्ड है या नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जिसमें लिमिटेशन का क्वेश्चन अगर इन्वॉल्व है तो उसमें ये देखा जाता है। अब एक और बात जरा सा मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, और वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट ये है कि कौन कौन से मैटर्स ऐसे हैं जो कि आर्बिट्रेबल है ही नहीं।
तो इसमें जो पहले था बूज एलन वाली जो रूलिंग है बड़ी फेमस रही, तो उसमें और तो बातें हैं कि जैसे भाई जहां पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, अगर कोई ट्रस्ट का मैटर है, मॉर्गेज का मैटर है, मैट्रिमोनियल मैटर्स हैं, क्रिमिनल मैटर्स हैं, तो इन सब मैटर्स को ये माना गया कि भाई ये जो मैटर्स हैं आर्बिट्रेबल नहीं होंगे। और जहां प्राइवेट डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, प्राइवेट डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज ऑफ सिविल नेचर, हर ऐसे मैटर को आर्बिट्रेबल मैटर होगा। तो ये एक ख्याल रखने वाली बात है कि ये आर्बिट्रेबल, लेकिन एक इसमें बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है, वो मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आजकल ये बड़ी एक चलन है और बहुत मैं समझता हूँ ठीक ही है कि लैंड और टेनेंट के मैटर्स जो आ रहे हैं वो खासतौर से हमारे दिल्ली नोएडा, चूंकि यहाँ जो एकोमोडेशन है बड़े हैवी रेंट पर है, बहुत हैवी रेंट पर है, तो लिहाजा आर्बिट्रेशन क्लॉज जनरली इसमें डला हुआ है। तो पहले बीच में एक रूलिंग आई थी और उसमें कहा गया कि नहीं, अगर लैंड और टेनेंट के मैटर्स हैं तो वो बिटवीन द पार्टीज, तो वो चूंकि एससीसी एक्ट है, स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स है, तो उसमें चूंकि स्पेशल एक्ट है, स्पेशल प्रोविजन है, तो लिहाजा वहां बार होगा। चूंकि अगर कोई स्पेसिफिक रेमेडी किसी और एक्ट में दी हुई है और उसमें किसी और कोर्ट का जुरिडिक्शन बार किया गया है, तो ऐसे मैटर्स भी आर्बिट्रेबल नहीं होते। तो लिहाजा ये माना गया कि एससीसी एक्ट है और एससीसी एक्ट में ये जो लैंड और टेनेंट के मैटर्स हैं वो आर्बिट्रेबल नहीं होंगे। लेकिन रिसेंटली जो आया है, जो नरीमन साहब का आया है, वो बहुत बढ़िया है। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो लैंड और टेनेंट के मैटर्स हैं वो बिल्कुल आर्बिट्रेबल है। केवल एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन ये है कि जहां पर टेनेंट को स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन है। स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन ये है कि जहां लैंड कंट्रोल एक्ट लागू है, अगर किसी बिल्डिंग पर लैंड कंट्रोल एक्ट लागू है, वो लैंड कंट्रोल एक्ट जो कि स्पेशल एक्ट है, हर स्टेट का अलग अलग है। यूपी में एक्ट 13 ऑफ 72 है और दिल्ली में अपना अलग रेंट एक्ट है। तो अगर कोई स्टेट का रेंट एक्ट है और वो उस बिल्डिंग को गवर्न करता है, तो उस सर्कमस्टांस में लैंड और टेनेंट के मैटर्स आर्बिट्रेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर टीपी एक्ट से गवर्न होता है, लैंड और टेनेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट है और लीज डीड लिखा हुआ है और लीज एग्रीमेंट उनका ओरल भी परमिसिबल है, तो उसमें ये जो मैटर होगा ये आर्बिट्रेबल होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था। अब एक और बात जरा सा मैं कहना चाहूंगा कि जुरिडिक्शन के बारे में, तो इसमें 2-3 बातें हैं जो प्रैक्टिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि एक तो कोर्ट जो डिफाइंड है वो सेक्शन 2 में डिफाइंड है। तो कोर्ट का मतलब ये हो गया कि जहां पर ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने वाली जो प्रिंसिपल कोर्ट है, ओरिजिनल सिविल कोर्ट जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करने वाली, उसके सामने हम सेक्शन 34 फाइल करेंगे और उसके सामने ही और दूसरी जो प्रोसीडिंग्स है जो बिफोर कोर्ट होनी है वो होनी है। तो दरअसल जैसा आपको पता ही है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन हाई कोर्ट्स को है केवल 4 जगह, जो हैं कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, ये यहाँ पर हैं जहाँ की ओरिजिनल जुरिडिक्शन हाई कोर्ट को है। तो प्रेसिडेंसी टाउन से कहलाते थे, यहाँ शुरू में जब लागू हुआ तो ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन था। तो लिहाजा जो सेक्शन 34 की प्रोसीडिंग्स है तो वो तो इन जगह तो होंगी हाई कोर्ट में दाखिल, क्योंकि वहाँ ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो एक्सरसाइज किया जाता है, सिविल जुरिडिक्शन, वो हाई कोर्ट की किया जाता है। बाकी और जगह डिस्ट्रिक्ट जज की करते हैं। तो लिहाजा डिस्ट्रिक्ट जज को इसमें पावर्स होंगी सेक्शन 34 को सुनने की, या जो भी और दूसरे मैटर से जहां भी कोर्ट के सामने प्रोसीजर्स होंगी तो वहां है। तो ये तो रहा पावर ऑफ द कोर्ट। दिल्ली में जरा सा पोजीशन ये है कि दिल्ली में 2 करोड़ रुपए तक के जो वैल्यूएशन के मैटर हैं वो डिसीजन सुनते हैं और 2 करोड़ से ऊपर के हाईकोर्ट सुनते हैं। तो एज पर वैल्यूएशन सेक्शन 34 का जो ऑब्जेक्शन जाएगा वो इसके अकॉर्डिंग ही जाएगा कि भाई अगर 2 करोड़ से नीचे है तो डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, और अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो वो जाएगा हाई कोर्ट में। ये जुरिडिक्शन में। तो अब आता है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो तय होगा वो 2 तरह से तय होगा। एक तो ये है कि जो हमारा सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20 सीपीसी का, उसके अकॉर्डिंगली कि जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जहां प्रॉपर्टी लोकेटेड है, तो वहां पर आपको करना पड़ेगा। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है इसमें कि भाई अगर जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट
या कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पार्टीज, उसमें अगर स्पेसिफिक प्लेस को कहा गया है कि यहीं पर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स चलेंगी, वो सीट ऑफ द आर्बिट्रेशन होगा, तो उस पर्टिकुलर प्लेस को ये आर्बिट्रेशन ये कोर्ट का जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है वो होगा। एक और बात है कि दो बात कही गई कि सीट ऑफ द आर्बिट्रेशन और वेन्यू ऑफ द आर्बिट्रेशन। सीट ऑफ आर्बिट्रेशन वो होता है जो बिटवीन द पार्टीज ये तय होता है एग्रीमेंट में कि हमारी ये प्रोसीडिंग कहाँ चलेगी, और अगर ये सीट ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में बिटवीन द पार्टीज तय नहीं की गई है, तो फिर जहां पर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स चली हैं वहां पर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होगा सेक्शन 34 की जुरिसडिक्शन को इन्वोक करने का। तो ये चीजें हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि पहले एक बड़ी भारी दिक्कत हम लोगों के सामने आती थी कि बड़ा एग्जॉर्बिटेंट फीस क्लेम की जाती थी आर्बिट्रेटर से, और उसमें कई बार बड़ा दुख होता था पार्टीज को भी कि बताइए हम तो यहाँ आए हैं और इतना महंगा हो गया है और हर हियरिंग पे हमें फीस देनी पड़ती है, बहुत सारी बातें थी। लेकिन अब आर्बिट्रेशन एक्ट में शेड्यूल दिया हुआ है और शेड्यूल में मैक्सिमम फीस और फीस का जो रेट है आर्बिट्रेटर का वो फिक्स कर दिया गया है। तो इससे बड़ी भारी राहत है और एक रीजनेबल फीस उसमें तय की गई है, और वो मैक्सिमम है। हमारे कई मैटर्स ऐसे आए हैं जिसमें पार्टी ने कम फीस पे भी कहा कि भाई हम इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जो मैं देखता हूँ। एक और बात जरा सा मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि सेक्शन 34 में ये बड़ी कंट्रोवर्सी है कि भाई सेक्शन 34 का जो ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया जाता है तो रिकॉर्ड जो आर्बिट्रेटर का उसको समन कोर्ट को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दरअसल एक रूलिंग आ गई थी, उसमें था कि भाई नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि कोर्ट समन करे, ये तो पार्टीज के ऊपर जिम्मेदारी है। तो हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि नहीं भाई, समन तो रिकॉर्ड तो समन होना ही चाहिए। उस रिकॉर्ड तो बहुत सारी बातें होती हैं, हर पेपर नहीं होता पार्टीज के पास, तो कहाँ तक उस पेपर को दाखिल किया जाएगा। तो ये अगर सेक्शन 34 का ऑब्जेक्शन है तो ड्यूटी है जो ऑब्जेक्शन फाइल करता है उसकी कि वो कोर्ट के सामने एप्लीकेशन मूव करे कि साहब आर्बिट्रेटर से रिकॉर्ड समन कर लिया जाए ताकि ये प्रॉपर्ली तय हो जाए। तो कुल मिलाकर के ये है, ये सब चीजें मैंने इसलिए कही, और सारी रूलिंग्स का तो ज्यादा हवाला इसलिए देगा, बहुत लंबी बात हो जाती है। लेकिन मोटे तौर पर जो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है उसमें क्या प्रिकॉशन लेनी है, क्या उसका प्रोसीजर है, कहाँ कहाँ ये होगा, ये सारी बातें हैं। एक और बात जरा सा मैं सेक्शन 34 के बारे में कहना चाहूंगा और सेक्शन 9 के बारे में भी कि एक्चुअली अब कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट आ गया है। तो कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट आने के बाद जो पावर्स कमर्शियल मैटर्स में डिस्ट्रिक्ट जज इस्तेमाल करते थे वो कमर्शियल कोर्ट को भी, तो लिहाजा सेक्शन 9 की एप्लीकेशन होगी तो हमारी कमर्शियल एक्ट में जाएगी, और अगर सेक्शन 34 है तो वो भी कमर्शियल कोर्ट में जाएगी। अब यहाँ एक और बात जरा सा मैं कहना चाहूंगा, अभी 2020 में जो अमेंडमेंट आया है तो उसमें प्री ट्रायल रिकंसिलिएशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं, मीडिएशन की जो प्रोसीडिंग है, उसको मैंडेटरी बना दिया गया है कि भाई आप ट्रायल से पहले वहां जाएंगे। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि जहां अर्जेंसी है, तो जहां अर्जेंसी है तो वहां पर ये प्री ट्रायल मीडिएशन का जो प्रोसीजर है ये इग्नोर किया जा सकता है। तो चूंकि सेक्शन 9 में तो होता ही है कि भाई एक अर्जेंसी है, तो लिहाजा अर्जेंसी जरूर शो करें, वरना ये जो नए एक्ट के मुताबिक आपको एंटरटेन करने से मना किया जा सकता है कि आप प्री ट्रायल मीडिएशन में जाइए। और अगर सेक्शन 34 का है और अगर आपको इंटीरिम रिलीफ चाहिए तो वहां भी आप ये अप्लाई कीजिए कि भाई देखिए हम इसलिए प्री मीडिएशन में नहीं जाना चाहते हैं जिसमें ये हमें स्टे बड़ा जरूरी है, तो ये बड़ा जरूरी है कि भाई हम उसमें ये बात लिखते हैं। क्योंकि सेक्शन 34 में दरअसल जो पुराना एक्ट था 2015 से अमेंडमेंट से पहले, उसमें प्रोसीजर ये था कि अगर सेक्शन 34 का ऑब्जेक्शन आपने फाइल कर दिया तो जस्ट बाय फाइलिंग ऑफ द सेक्शन 34 ऑपरेशन ऑफ द अवार्ड वाज स्टेट, इट वाज ऑटोमेटिक प्रोसीजर। The moment you file the objection under section 34, it means award is not executable. लेकिन अब इसको बदल दिया गया है, उसने कहा नहीं, अवार्ड तो एग्जीक्यूटेबल होगा अनलेस सेक्शन 34 का ऑब्जेक्शन एंटरटेन करने वाली कोर्ट ने स्पेसिफिक ऑर्डर से उस अवार्ड का एग्जीक्यूशन स्टे ना कर दिया हो। तो इस सब मैटर्स में जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैंने जो भी मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस की हैं वो मैंने आपसे शेयर की हैं, और आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि एक मौका मुझे आपने दिया कि मैं आपके साथ रूबरू हुआ। धन्यवाद। कोई अगर सवाल हो तो मैं चाहूंगा कि आपसे शेयर कर लूं। जी सर। सर मैं नवीन त्यागी सर अमरोहा से बोल रहा हूँ सर। जी जी जी। ये सर आप ये बताइए, ये जो अपने यूपी में जो कोर्ट हैं जिला जज की, यहाँ जी सिविल कोर्ट बनी हुई है, यहाँ
यहाँ जो है हम कौन से वाद दायर करेंगे आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत, कौन से प्रार्थना पत्र देंगे? एक तो आपने बताया सेक्शन 34 और एक बताया सेक्शन 9, ये कौन सी स्थिति में हम दायर करेंगे? मैं समझा नहीं, तो स्थिति से क्या मतलब? ये सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सेक्शन 34 के अंतर्गत हम जिला न्यायालयों में कौन से प्रार्थना पत्र देंगे? जैसे कि मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ, हालांकि मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुना है, सेक्शन 34 में आपत्ति देंगे, हम ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे जब अवार्ड हो जाए, आर्बिट्रेटर अवार्ड कर देगा, तब उसके बाद सेक्शन 34 के ऑब्जेक्शन देंगे। क्या हम आर्बिट्रेटर के यही देंगे या अपने अपने संबंधित जिला न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे? वो संबंधित जिला न्यायालय के तो खत्म हो गया, ये कमर्शियल कोर्ट आने के बाद आप कमर्शियल कोर्ट में सेक्शन 34 के ऑब्जेक्शन फाइल करें। मतलब अभी जैसे कि मंडल स्तर पर कॉमर्शियल कोर्ट बने हुए हैं, मंडल स्तर पर जैसे मेरठ है, मुरादाबाद है, या नोएडा में भी है, नोएडा में भी है। तो यानी कि जैसे सपोज हमारा अमरोहा का मैटर है, यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, यहाँ भी एग्रीमेंट होते हैं आर्बिट्रेशन क्लॉज के तहत, तो क्या हमें देखना पड़ेगा, ये हमेरी ड्यूटी है कि हम जो है ये देखें कि कॉमर्शियल कोर्ट कहाँ है, वहां दायर होगा या अपने सक्षम? नहीं, अच्छा, ये वहीं दायर होगा, क्योंकि सेक्शन 10 जो कमर्शियल कोर्ट एक्ट का है उसमें स्पेसिफिक कर दिया गया है कि भाई अगर कमर्शियल मैटर्स है तो उसके सारे मैटर्स आर्बिट्रेशन से रिलेटेड वो कमर्शियल कोर्ट में ही जाए। तो आप अच्छा, सेक्शन 30 में ही करेंगे, डिसीजन में नहीं दे सकते आप। और सेक्शन 34 में ही हम इंजंक्शंस मांग सकते हैं जी कि वो सेक्शन 34 में जी इससे मांगेंगे ये इंटरिम रिलीफ मांगेंगे। जी सर। सर अपना बाद में अभी अपना नंबर भी देना है आपको, जरूर नंबर सर्कुलेट कर दीजिए आप अपना। जरूर।